हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत ही बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर है। किस चीज का? कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे जरा ध्यान दें, खास करके सीबीएसई वाले बच्चे ध्यान दें। आज हमारा जो पहला लेक्चर है वो किस सब्जेक्ट का है? वो है बच्चों अकाउंटेंसी का। ठीक है। और ये किस क्लास के लिए है? तो ये है फॉर क्लास 12th। ठीक है। सीबीएसई के लिए है, लेकिन अगर अदर बोर्ड्स वाले बच्चे देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये बिल्कुल एप्लीकेबल है, क्योंकि ये एज पर द लेटेस्ट सिलेबस इशूड बाय एनसीईआरटी। और कोई भी स्टेट बोर्ड्स होता है बच्चों, तो वो एनसीईआरटी को भी फॉलो करता है। हाँ, आईसीएसई के बच्चे जरा ध्यान दें, आपके लिए कुछ चेंजेस रहते हैं, कुछ टॉपिक्स में चेंज रहता है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। ठीक है। बट अभी आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं। ये बच्चों, मैं हूं एजुकेटर रोहित सिंह। लग रहा हूं ना? हाँ। तो ये मैं हूं, और ये आपकी बुक है जिससे कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको क्लास 12th का कोर्स, जो कि पार्टनरशिप है, आपको पता होगा कि पार्टनरशिप वगैरह पढ़ना है। इससे पहले कि मैं पार्टनरशिप में जाऊं, मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ाऊं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कुछ चीजें जान लें, जो कि मैं हमेशा से मानता हूं कि आपको क्लासेस शुरू करने से पहले ही पता होनी चाहिए। अब आप कहेंगे, सर क्या है जो क्लास शुरू होने से पहले हमें पता होना चाहिए? तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सी चीज कितना वेटेज कैरी करती है, यानी कि कितने मार्क्स के लिए हमें उन टॉपिक्स को पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जरा सिलेबस को देख लेते हैं बच्चों। एक क्विकली एक सिलेबस को देख लेते हैं हम लोग। ये रहा बच्चों आपका सिलेबस। तो ये बच्चों आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस है। ठीक है। अब ये बच्चों 100 मार्क्स का पेपर होता है। मानते हैं इस बात को? आपको आपके स्कूल में सर या मैडम जो भी पढ़ाते हैं उन्होंने भी बताया होगा कि 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ है बच्चों। यानी कि आपके एग्जाम जो होंगे, जो आप जाके सेंटर पे लिखेंगे, वो 80 मार्क्स के होंगे। और आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे 20 मार्क्स के लिए। अब इन प्रोजेक्ट्स के लिए आपको क्या करना है, ये तो आपके स्कूल वाले सर या मैडम ही आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। हालांकि मैं भी गाइड कर दूंगा, बट आपको वहीं पे स्कूल में ही करना है और आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। और ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही बता दूं, इसमें भी आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। कोशिश रखिए कि इसमें आपके 18 से 20 के बीच में मार्किंग आए। तभी हम लोग जो ये 90 प्लस का टारगेट लेके पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मुझसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपको उसी तरह से पढ़ाऊंगा कि मैं चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा 90 प्लस स्कोर करे। आप कहेंगे, सर 90 प्लस क्यों बोलते हो, 100 क्यों नहीं बोलते? अरे 90 प्लस में 90 से लेके 99 तक की बातें होती हैं। 100 बच्चे लाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल बात नहीं है, बट थोड़ी सी उसमें ना एक लक फैक्टर आ जाती है। मतलब अगर किसी बच्चे को 95 आ रहा है और किसी को 99 आ रहा है, दोनों के नॉलेज में कोई कमी नहीं होगी। हो सकता है 95 वाला ज्यादा जानता हो 99 वाले से, बट कहीं ना कहीं एक स्लाइट प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर किस्मत से जिस कॉपी चेकर ने उसकी कॉपी चेक की, उनको उनका आंसर थोड़ा सा अप टू द मार्क नहीं लगा होगा। और जिसको 99 मिला या 100 मिला, उसकी कॉपी जिस चेकर ने चेक की, उसके हिसाब से उनको अच्छा मार्क्स मिल गया। तो थोड़ा सा ह्यूमन जजमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को अलॉट करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेहनत आप करें। मेहनत सब कुछ है, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बट अगर मैं कहूं कि लक फैक्टर होना चाहिए, तो मैं कहूंगा 0.001, मतलब 0.00001% तो लक फैक्टर चाहिए आपको 99 और 100 स्कोर करने के लिए। ठीक है। हाँ, 90 प्लस आप अपने मेहनत से जा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग 80 मार्क्स का सिलेबस जरा देखते हैं। अब इस 80 मार्क्स को बच्चों थ्योरी कहा जाता है, बट असल में ये थ्योरी नहीं है। यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे अकाउंट्स के, और साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, थ्योरी प्लस उनका एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, दोनों का मिक्स रहेगा अकाउंट्स में, जैसा कि आप 11th में पढ़ते आए हैं। अब अगर इस 80 मार्क्स की बात करूं, तो इस 80 मार्क्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पहले मैं जरा पार्ट ए की बात करता हूं। तो पार्ट ए में आपको पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज के बारे में। यानी कि आप पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करेंगे और उसके बाद आप कंपनीज की अकाउंटिंग करेंगे।
क्या मैं बिल्कुल क्लियर हूं? यानी कि आप सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप सीखेंगे। जब आप पूरा पार्टनरशिप सीख लेंगे तो फिर आप अकाउंटिंग फॉर कंपनीज करेंगे। क्या होता है मैं बिल्कुल डिटेल में बात करूंगा, अभी सिर्फ सिलेबस का ओवरव्यू ले लीजिए। और पार्ट बी में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करेंगे, और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होगी ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। ये पार्टनरशिप फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? कंपनीज की बात करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, इससे पहले कि मैं यूनिट 1 के बारे में पढ़ूं, आपका जो 11th क्लास का अकाउंट्स का सिलेबस था, आप अगर उस पर थोड़ा सा गौर किए होंगे, आपने कभी गौर किया होगा, तो वो कंप्लीटली सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के ऊपर बेस्ड था। यानी कि सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर, यानी कि एक ऐसी बिजनेस जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मालिक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की अकाउंटिंग आपने की है। अब 12th में आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल कहा गया। एडवांस लेवल में अब आप सोल प्रोप्राइटर से आगे बढ़ेंगे, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीखेंगे, और यहीं पे आप कंपनीज की अकाउंटिंग भी सीख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की बातें बताता हूं कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले यूनिट 1 में आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स पढ़ना है। यानी कि पार्ट ए जो है वो 2 यूनिट्स में बटा हुआ है। यूनिट 1 जो होगा वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जो कि आपके एग्जाम में 36 मार्क्स का वेटेज रखता है। यानी कि अगर मैं आपको कहूं तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स आपका सबसे हार्ड कोर, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसमें सबसे हार्ड कोर होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है। देख सकते हैं आप 36 मार्क्स। इसके बाद आपकी जो पकड़ होनी चाहिए सबसे ज्यादा, वो होनी चाहिए अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के टॉपिक्स पे, क्योंकि यहां भी आप देख रहे हैं वेटेज कितना है, 24 मार्क्स का है। यानी कि अगर आपने पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज की अकाउंटिंग बहुत अच्छे से सीख ली तो आप 36 प्लस 24, 60 मार्क्स का आप कवरेज कर पाएंगे आउट ऑफ 80 मार्क्स। यानी कि सिर्फ यूनिट ए जो है वो आपका 60 मार्क्स कवर करता है इन दी टोटलिटी ऑफ 80 मार्क्स। ठीक है, तो यही बात मैंने ये लिखी है कि दैट इज टोटल कवरेज ऑफ पार्ट ए विल बी 60 मार्क्स आउट ऑफ 80। ना अगर मैं यूनिट 3 की बात करूं तो यूनिट 3 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मैंने पहले ही बताया कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। कंपनी के नए फॉर्मेट को सीखेंगे हम लोग। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है, कंपनी एक्ट बताती है उसके बारे में, जो भी है हम वहां पे पढ़ेंगे। अभी हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और ये बच्चों 12 मार्क्स के लिए पढ़ना है हमें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बड़ा प्यारा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ होता है हम पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे कंपनीज का वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बातें होंगी। और उस तरह से ये जो टॉपिक है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ये 8 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि पार्ट बी का जो टोटल कवरेज है वो क्या है, 20 मार्क्स का। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने यहाँ पर पार्ट बी में अभी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को कवर किया है। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो ये वीडियो देख रहा है और वो ये कहता है कि सर मैंने पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस नहीं ली है, मैंने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ले रखी है, तो बच्चे प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग भी लेक्चर्स डाल दूंगा। क्योंकि मेरी कंप्यूटर्स की नॉलेज भी अच्छी है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ा लेता हूं, बट मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही ले लेते हैं। तो अभी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा मुझे अप्रोच करता है कि सर मैंने इन पर्टिकुलर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ले रखी है, तो फिर मैं उसकी बात उसके साथ कर लूंगा। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बात करूं तो ये पार्ट बी इन टोटल कितना वेटेज कैरी करता है, 20। तो ये दोनों मिलके आपके 80 मार्क्स को कवर करते हैं एग्जाम में। पहले बताइए, आपको एक ओवरऑल सिलेबस का आइडिया मिल गया है कि पार्टनरशिप हमें पढ़ना है 36 मार्क्स के लिए, कंपनीज की अकाउंटिंग हमें पढ़नी है 24 मार्क्स के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमें बात करनी है 12 मार्क्स की, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें बात करनी है 8 मार्क्स की। ठीक है, अब प्रोजेक्ट जो है बच्चों 20 मार्क्स का, इसमें आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, वाइवा वोस, यानी कि आपके वाइवा जो होंगे
इंटरनल वाइवा, एक्सटर्नल वाइवाज होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से देने हैं। प्रोजेक्ट फाइल आपको बहुत अच्छे से बनाना है। ये सब में आप मास्टर है, प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में तो आप लोग मास्टर ही हैं। चलिए, अब अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, तो पार्ट ए में हमने किसके बारे में बात की थी? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। तो अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं, पार्ट ए में यूनिट 1 की बात करूं, तो यूनिट 1 बात करता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। अब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स में हमें इन टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, यानी कि मैं अगर कहूं तो 5 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, जिनमें से कि जो पहला चैप्टर होगा बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की बेसिक्स, फंडामेंटल्स। यानी कि इसको हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर क्या होते हैं, फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बातें करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बातें करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की बातें करेंगे, कैसे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पार्टनर्स में उसकी बातें करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर की बातें करेंगे, वगैरह वगैरह बड़ी सारी बातें करेंगे, लेकिन बेसिक लेवल की बात करेंगे। और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से, बच्चों मैं कहता हूं ये तो सबसे ना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कहेंगे सर ये पहला ही चैप्टर सबसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, जबकि सबसे बेसिक बातें हो रही हैं? बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो बेस आप बनाएंगे ना, वो आपका इस चैप्टर में, सेकंड वाले चैप्टर में यूज होगा। सेकंड वाले चैप्टर में जो बेस बनाएंगे वो थर्ड वाले चैप्टर में यूज होगा, और थर्ड वाले चैप्टर में जो बेस बनाएंगे वो फोर्थ वाले चैप्टर में यूज होगा। और इन सब का बेस और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग यूनिट 5 में आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों हर यूनिट जो है ना वो इंटरलिंक्ड है। तो आप अगर ये सोचे कि मैं यूनिट 1 छोड़ देता हूँ बाकी यूनिट कर लेता हूँ, तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि यूनिट 1 में करने में आपको यूनिट 2 करने में आपको यूनिट 1 की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए बच्चों कोई भी यूनिट आपको स्किप नहीं करना है। मैं बहुत ही डिटेल से, बहुत ही आराम से आपको हर एक चीज पढ़ाऊंगा। आप देखेंगे मेरे पढ़ाने का मेथोडोलॉजी कैसा होता है, तो आपको बस वैसे ही फॉलो करना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं, तो हमें पढ़ना है बेसिक्स या फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ना दूसरा जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम लोग शॉर्टकट में हमेशा क्या बोलेंगे? पीएसआर। देखिए मैं भले आपको पीएसआर लिख दूंगा, एग्जाम में भले मैं क्वेश्चन में भले मैं पीएसआर मेंशन करूंगा, लेकिन आप कभी भी एग्जाम्स में पीएसआर मत लिखिएगा, आप हमेशा क्या लिखेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, अभी मैं इसमें नहीं जा रहा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, और अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तो क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज हमें डालनी पड़ेंगी। फिर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन के बाद रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ, यानी कि अगर पार्टनर रिटायर होता है तो क्या बातें होंगी, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या बातें होंगी। अभी तो हमें पार्टनर ही नहीं पता है कौन होता है, तो पार्टनर की रिटायरमेंट और डेथ की बातें क्या करें, तो बस नाम समझ लीजिए। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब मैं आपको पार्टनरशिप फर्म समझा दूंगा, ये सारी चीजें 4 यूनिट तक कर जाएंगे, तब हम लोग बातें करेंगे लास्ट में किसकी? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है, अब अभी ना मैं आपको कंपनीज के बारे में नहीं बता रहा। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि बच्चे इसी को कवर करने में टाइम लगेगा। अब ये कवर करोगे तब ना कंपनीज पे जाओगे, और जब कंपनी शुरू करेंगे तो मैं आपको कंपनीज का सिलेबस बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम लोग पार्टनरशिप का सिलेबस देखेंगे। मुझे बताइए क्या यहाँ तक आपको 36 मार्क्स का, जो 36 मार्क्स की बात हो रही है, 36 मार्क्स का सिलेबस आपको समझ में आया कि आपको 36 मार्क्स के लिए कितनी चीजें पढ़नी है? आपको 36 मार्क्स के लिए ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब अगर आपने सिलेबस को समझ लिया है तो बुक पे चलते हैं बच्चों। बुक पे आते हैं, लेकिन तैयारी हम किसके लिए कर रहे हैं? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम तैयारी किसके लिए कर रहे हैं। क्या हम हमारे स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? क्या हम फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं?
क्या हम सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं? क्या हम अपने प्री बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम अपने मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? बोलिए जरा। तो बच्चों मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि मैं जो आपको तैयारी करवा रहा हूँ वो आपके मेन फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ। नो डाउट इस तैयारी से आप अपने बाकी अदर स्कूल के एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, बट मेरा जो फोकस रहेगा वो हमेशा किस पे रहेगा कि हम लोग फाइनल एग्जाम्स को कैसे क्रैक करें और वहां पे 90 प्लस कैसे स्कोर करें। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट होता है बच्चे कि बच्चों को इस हिसाब से पढ़ाओ, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराओ कि वो 90 प्लस का टारगेट लेके जाएं और इतने कंफर्टेबली क्वेश्चंस को बनाएं वहां एग्जाम में कि वो स्कोर उतना कर जाए। और बच्चों ये मेरा पास्ट रिकॉर्ड भी रहा है, कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, इनफैक्ट 15 से ज्यादा साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। और ऑनलाइन में पढ़ाते हुए मुझे करीब 10 से 12 साल हो गए हैं, क्योंकि पहले मैं हाइब्रिड में पढ़ाता था और अब मैं करीब 5-6 साल से कंप्लीटली ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपको इस तरह से गाइड करूंगा कि अगर आप सिर्फ मेरा कहा हुआ माने और जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके 90 प्लस आएंगे। लेकिन करना आपको वैसे ही पड़ेगा जैसे मैं कहूंगा। ठीक है, तो अब क्योंकि हम बुक को शुरू करने वाले हैं बच्चों, लेकिन और हमारी प्रिपरेशन के लिए हमारा टारगेट क्या है? मेन एग्जाम। तो मैं ये चाहता हूं, जो मैं हमेशा हर सब्जेक्ट में करता हूं, पहले आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहूंगा ताकि आपको पहले एक आइडिया जनरेट हो कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा मेन एग्जाम में। ठीक है, अब मेन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस का सामना हमें करना है, तो फिर हम अपनी पढ़ाई का पैटर्न उसी हिसाब से रखेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं वो एकदम रिसेंट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और सबसे पहले तो बच्चों आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना आना चाहिए और इस क्वेश्चन पेपर में आपको ये ढूंढने आना चाहिए कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि सीबीएसई बड़ा प्यार से क्वेश्चन पूछता है बच्चों। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले इस क्वेश्चन पेपर का एक ब्रीफ आइडिया देता हूं कि आपको इसको कैसे टेकअप करना है। आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा जो कि सेट 1 हो सकता है, सेट 2 हो सकता है, सेट 3 हो सकता है, सेट 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर बच्चे का अलग सेट होता है ताकि चीटिंग्स ना कर सके वो। मोर और लेस क्वेश्चन सेम होते हैं, बट नंबरिंग अलग होती है, थोड़े बहुत फिगर्स चेंज होते हैं। तो लेवल जो होता है वो हर सेट का सेम रहता है। कोई बच्चा ऐसा नहीं कह सकता कि सर सेट 1 इजी आया था, सेट 2 टफ आया था, ऐसा नहीं होता बच्चे। लेवल सेम रहेगा। ठीक है, या तो क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं या फिर क्वेश्चंस की वैल्यू चेंज कर देते हैं या नाम चेंज कर देंगे। ठीक है ना, लेवल सेम रहेगा। तो आप इस बात के लिए अश्योर्ड रहिए कि सीबीएसई किसी भी सेट में किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं करता है। ठीक है, अब अगर ये बात हमने समझ ली है तो आइए जरा देखते हैं। ये एक सेट 1 मैं आपको दिखा रहा हूं फॉर सैंपल बेसिस। बाकी बड़े सारे सेट्स हैं, हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि एटम बॉम्ब के क्वेश्चंस कर रहा हूं। क्यों बोलूंगा वो बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, आइए जरा। सबसे पहले बच्चों जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले आपको तो आपको ये नोट पढ़ना है। लेकिन आप जरा पहले समझ लीजिए कि फिफ्थ पॉइंट, सबसे पहले आप एक बार पहले समझ लीजिए कि आपका जो एग्जाम का टाइम है वो 10:30 बजे से शुरू होगा, लेकिन आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। और बच्चों ये 15 मिनट जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया उसने आधी जंग जीत ली। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे? मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए मैं आपको शुरू में ही बता रहा हूं कि हमें इसी तरह से अपनी प्रिपरेशंस को रखना है, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? एग्जाम क्रैक करना। और एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आज जब जैसे ही आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा 10:15 में, तो 15 मिनट के बाद 10:30 में आपको आंसर शीट मिलेगी। तो इस 15 मिनट में आप क्या करेंगे? आप इस 15 मिनट को बहुत अच्छे से यूज करेंगे। कैसे वो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप कहेंगे कि प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 31 प्रिंटेड पेजेस। फटाफट फटाफट गिन लीजिएगा 31 पेजेस हैं कि नहीं आप में, कहीं ऐसा तो नहीं कम है। ठीक है, ये श्योर हो गए? अरे सीधा लास्ट पेज देख लेना उठा के 31 है कि नहीं, हो गया, बात खत्म।
फिर आपको देखना है कि प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 34 क्वेश्चंस। अब मैं सीधा लास्ट में जाऊंगा, लास्ट क्वेश्चन देखूंगा, कहाँ गया लास्ट क्वेश्चन। मैं सीधे लास्ट का क्वेश्चन देखूंगा। देखिए पेजेस 32 हैं, लेकिन उसने क्या बोला था 31 प्रिंटेड पेजेस हैं। तो देखिए 31 पेज नंबर पे सारी चीजें प्रिंट हैं। पहला नोट क्लियर हो गया। और दूसरा कह रहा है कि 34 क्वेश्चंस हैं, ये देखिए 34 क्वेश्चंस, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगर ये दो बातें हमारी क्लियर हो गई हैं, सीधा लास्ट पेज उठा के आपको देख लेना है। चलिए फिर थर्ड कहता है कि क्यूपी कोड given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer book। ये देख रहे हैं क्यूपी कोड, ये जो लिखा हुआ है, आपको अपने आंसर शीट पे क्यूपी कोड लिखने की जगह मिली होगी, वहां आपको 67/1/1 ऐसे ही लिख देना है, बिना किसी चेंज के। किस पे? अपने आंसर शीट पे। फिर कह रहा है कि प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन द आंसर बुक एट द गिवन प्लेस बिफोर अटेम्प्टिंग इट। यानी कि जब भी आप आंसर शीट में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका सीरियल नंबर आपको जरूर लिखना है। ऑब्वियसली बात है, आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं उसका सीरियल नंबर तो आप बताएंगे ना एग्जामिनर को, तभी तो वो चेक करेगा ना उसके अकॉर्डिंगली। और ये 15 मिनट वाली बात तो मैंने आपको बता ही दी है कि 10:15 से लेके 10:30 तक, यानी कि 10:15 से लेके 10:30 तक, 10:15 से 10:30 तक कैंडिडेट विल रीड द क्वेश्चन पेपर ओनली। वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आंसर शीट तो मिलेगा ही नहीं आपको। एंड विल नॉट राइट एनी आंसर ऑन द आंसर बुक ड्यूरिंग दिस पीरियड। और आप इस पीरियड में आंसर बुक के ऊपर कोई भी आंसर नहीं लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे यही गलती करने लगते हैं और उसके लिए उनको डांट भी पड़ती है, और कई बार उनकी कॉपी को लेट से दिया जाता है, तो इससे उनका टाइम खराब होता है। तो आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस होते हैं। आप देखिए समय है 3 घंटे, मार्क्स है 80। तो अगर मैं आपको एकदम सिंपल फंडा बताऊं, 80 मार्क्स के लिए आपके पास कितने घंटे हैं? 3 घंटे हैं। 3 घंटे मतलब 180 मिनट। तो मैं कहता हूं 180 मिनट डिवाइडेड बाय 80, 180 डिवाइडेड बाय 80, यानी कि ये निकलता है बच्चों 2.25 मिनट्स। तो आप कहेंगे सर ये क्या कैलकुलेशन आपने कर डाली? बच्चे मैंने सिंपल सा एक हिसाब लगा डाला कि आपको हर क्वेश्चन पे 2.25 मिनट से ज्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि 3 घंटे आप बैठेंगे तो 3 घंटे में आप वॉशरूम वगैरह नहीं जाएंगे। कुछ बच्चे जाते हैं, कुछ बच्चे तो 2-2 बार जाते हैं, कुछ बच्चे इधर उधर देखते रहते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले से पूछने में भी लगते हैं, बताने में भी लगते हैं। ऐसे में मैं मान के चल रहा हूं कि आपका कम से कम 10 मिनट तो खर्च हो ही जाएगा। तो मैं इस 180 को ना 170 कर देता हूं, और 170 डिवाइडेड बाय अगर मैं 80 करूं तो बच्चे ऑन एन एवरेज आपके पास बचता है 2 मिनट्स। 2.125 आ रहा, बट आप 2 मिनट्स पकड़ के चलिए। यानी कि हर एक नंबर के क्वेश्चन के लिए फॉर एवरी 1 मार्क यू कैन स्पेंड ओनली 2 मिनट्स इन एग्जाम। अगर आपने एक क्वेश्चन में, यानी कि जो कि 1 नंबर का है, उसमें अगर आपने 3 मिनट लगा दिए तो आपने किसी और क्वेश्चन का टाइम इसको दे दिया है, अब आपका क्वेश्चन छूटेगा। तो आपको टाइम भी बहुत अच्छे से रखना है, तो घड़ी का सही इस्तेमाल आपको करना है।
घड़ी लेके आपको जाना है वहां पे। और जब हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको स्टॉप वॉच यूज करना सिखाऊंगा। मैं बच्चों स्टॉप वॉच बहुत यूज करता हूँ। मैंने अपने हर एग्जाम में स्टॉप वॉच यूज किया है, आज भी करता हूँ। कभी भी मुझे कोई चीज करनी होती तो मैं स्टॉप वॉच को यूज करता हूँ। ये देखिए आपको स्टॉप वॉच दिखेगा, मैं इसको टाइम करके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करता हूँ। तो मैं आपके साथ भी ऐसे टाइम करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखो इतने देर में ये क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 × 2 = 4 मिनट्स में ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। कोई क्वेश्चन 4 मिनट 4 नंबर का है तो 4 × 2 = 8 मिनट्स में हो जाना चाहिए। कोई क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो 6 × 2 12 मिनट्स में हो जाना चाहिए। बच्चों आप समझ रहे हैं कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं हम, कि अगर 1 मिनट में एक एक मार्क के लिए हम 2 मिनट खर्च कर सकते हैं, तो अब आप देख लीजिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, × 2 कर लीजिए। उससे ज्यादा टाइम आपका नहीं लगना चाहिए उस क्वेश्चन में। हाँ, अगर आप टाइम बचा सकते हैं अपनी स्पीड को बढ़ा के तो ऑब्वियसली अच्छी बात है। आप किसी क्वेश्चन में जो कि लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा उसमें वो टाइम को आप यूज कर सकते हैं, और टाइम बच जाएगा तो लास्ट में रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समय को बहुत अच्छे से यूज करेंगे, जो कि मैं आपको ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास सिखाऊंगा। नाउ अब इन निर्देशों का पालन करना है आपको। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लें, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ें। जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 34 क्वेश्चंस एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि आपको पूरे 34 के 34 क्वेश्चंस करने हैं। वो और बात है कि किसी क्वेश्चन में मान लीजिए सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे और लिखा होगा और, यानी कि 5 में 2 क्वेश्चंस है ए बी, बीच में और लिखा है, तो दोनों नहीं करने हैं आपको, कोई एक करना है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। नाउ दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अभी पार्ट ए मैंने बताया, पार्ट ए किसका था, पार्टनरशिप का और कंपनीज का, और पार्ट बी किसका था, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। नाउ कहता है कि पार्ट ए इज कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड पार्ट बी हैज 2 ऑप्शंस। कैंडिडेट्स मस्ट अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ये देखिए ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो ऑप्शन पार्ट बी में 2 ऑप्शंस है ना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पार्ट ए तो हर बच्चे के लिए कंपलसरी है, पार्ट बी में भी मैंने बताया था ना, या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस वाला पार्ट करिए या फिर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करिए। तो मैंने अभी तक मोस्टली देखा है बच्चे यही चुनते हैं, बट स्टिल कोई बच्चा अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग चुन रहा है तो मुझे आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा बहुत अच्छे से उसमें। Now, question number 1 to 16 of part A and question number 27 to 30 of part B are multiple choice questions. Each question carries 1 mark. यानी कि बच्चों 1 से 16 क्वेश्चन, यानी कि 16 क्वेश्चन में आपके 2 से मैं कर दूं तो 32 मिनट में हो जाने चाहिए, और 27, 28, 29, 30 4 क्वेश्चन इंटू 2 मिनट कर दूं तो ये 8 मिनट में हो जाने चाहिए। समझ रहे हैं? इसके बाद बच्चों कह रहा है कि 17 से 20 पार्ट ए के क्वेश्चन जो हैं और 31 और 32 क्वेश्चन जो हैं ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं जो कि 3 मार्क्स के हैं। तो 3 मार्क्स के तो 3 × 2 = 6 मिनट्स में हो जाने चाहिए ईच। मैं ईच कह रहा हूँ। Now 21, 22 पार्ट ए, 33 पार्ट बी आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 4 मार्क्स का है तो 4 × 2 8 मार्क्स, 8 मिनट्स। ईच क्वेश्चन में आपको 8 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। Now 23 to 26 and 34 are long answer type जो कि 6 मार्क्स कैरी करें, तो 6 × 2 12 मिनट्स। 12 मिनट्स के अंदर हर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ईच की बात कर रहा हूं। There is no overall choice, however an internal choice has been provided in few questions in each of the part। यानी कि ऐसे तो कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं, लेकिन किसी किसी क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी गई। जैसे मैंने बताया ना कि 5 में ए होगा और बी होगा, और बोलेगा कि कोई एक करो, तो या तो ए करिए या बी करिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह दोनों मत कर दीजिएगा, टाइम लैप्स हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब बच्चों भाग ए, भाग क। मेरा बच्चों हिंदी बहुत ही अच्छा है तो इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। चलिए, तो अब आप ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको ना ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस ना हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं। अब जैसे कि वो यहाँ से पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो शायद उनके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, कह रही तो हिंदी में आ गया, हिंदी में आ गया कोई बात नहीं, आप नीचे जाइए ना,
आपका इंग्लिश में क्वेश्चन होगा। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये 1 से है ना सारा एंड तारा, इसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश में पार्ट ए आपका सारा एंड तारा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको अभी तक कुछ पढ़ाया तो है नहीं, इसलिए मैं आपको आंसर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं आपको कोई आंसर बताने वाला हूँ अभी। मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, जिसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे अपनी। अब ये देखिए, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन है, यानी कि आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग फंडामेंटल्स में सीखेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आप देखेंगे ए बी सी डी में है कि नहीं। अगर जो आपका आंसर आया है वो इन चारों में से कोई है तो आप उसको मतलब टिक नहीं लगाएंगे, वहां पे लिखेंगे आंसर नंबर 1। सपोज कीजिए बी आंसर आता है, मुझे नहीं पता अभी आंसर क्या आएगा, तो आप बी लिखेंगे। बी लिखने से ही काम चल जाएगा, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं हो रही है तो आप लिख दीजिएगा ₹30,000। हालांकि सिर्फ बी लिखने से ही काम चल जाता है, बट स्टिल अगर आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल कहती है कि नहीं सर मैं तो बी के साथ साथ ₹30,000 भी लिखूं, तो लिखो, मैं कौन सा मना कर रहा हूं, लिखो। तो एक तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हो गए। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, तो ये असर्शन और रीजन का, यानी कि असर्शन और रीजन, ये एक फैक्ट बोलेगा और इस फैक्ट से रिलेटेड एक आंसर बोलेगा, और आपको देखना है कि दोनों चीजें सही हैं या दोनों चीजें गलत हैं या क्या है नहीं है, उसके बारे में बातें होंगी। तो हम लोग जब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो असर्शंस और रीजंस को भी सीखेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे असर्शंस और रीजंस के क्वेश्चंस को आप सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमेशा मेरे को ये कहते हैं कि सर हमने ऐसे पढ़ा वैसे पढ़ा, क्वेश्चन को हमें समझ में ही नहीं आया, जबकि मैं हमेशा एकदम से क्लियरली स्टेप वाइज आपको समझाता हूँ कि कैसे आप असर्शन क्या होता है, रीजन क्या होता है, असर्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रीजंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर कैसे उसका आंसर कंक्लूड करेंगे आप। ठीक है, तो इसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना होता है। तो अभी तक हमने दो तरह के क्वेश्चन देख लिए, एक तो नॉर्मल एमसीक्यू है और एक असर्शन एंड रीजन है। नौ तीसरा ये भी एमसीक्यू टाइप है। अच्छा देखिए, इसमें 3 में ए बी है और लिखा हुआ है, तो यानी कि या तो ए करिए या बी करिए, ऐसा नहीं कि दोनों कर दीजिएगा, ये देख लीजिएगा और लिखा हुआ है। तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखने हैं, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए 3 के बाद 4 हिंदी में आ गया। आप टेंशन में मत आइएगा, नीचे जाइएगा, हिंदी खत्म होगा इंग्लिश आएगा। देखिए आ गया ना, तो 4 का देखिए ए है और बी है। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें जर्नल एंट्री भी डालनी है, उसका अमाउंट भी डालना है। तो यानी कि मुझे अभी नहीं पता, मैं अभी क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन भी करना होगा, कैलकुलेशन के साथ साथ जर्नल एंट्रीज भी डालनी होंगी, और फिर जर्नल एंट्रीज के अमाउंट भी डालने होंगे, और तब जो आपका आंसर आएगा वो आपको ए बी सी डी में ढूंढना होगा कि कौन सा आ रहा है। तो जो आ रहा है वो आपको लिखना होगा। ठीक है, तो या तो फिर आप 4 का ए करेंगे या फिर 4 का बी करेंगे, क्योंकि और है। इसको इंटरनल चॉइस बोलते हैं बच्चे, क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस। अब देखिए 5 6 7 8 हिंदी में है, तो आपका भी 5 6 7 8 इंग्लिश में है। तो 5 भी देखिए बच्चों एमसीक्यू है, आंसर सही आपको टिकिंग करनी है, कैलकुलेट करना है, 2 मिनट के अंदर कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। इसी तरह से 6 का भी है, ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड है, ये भी 2 मिनट में हो जाना चाहिए। अब 7 में देखिए और लिखा है, इसका मतलब ए और बी, या तो ए करेंगे या बी करेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक कर देंगे। इस तरह से 8 में भी देखिए ए है और यहाँ पे बी है। देखा आपने कैसे गेम हो गया, ए यहाँ है, ए और यहाँ है, और बी यहाँ है। तो आपको ना टेंशन नहीं लेना है कि सर मेरा क्वेश्चन सही से प्रिंट नहीं हुआ, आपको हर इंग्लिश वाले पेज को ढूंढना है, आपको प्रॉपर आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बड़े सारे बच्चे होते हैं ना, वो अचानक से पैनिक कर जाते हैं, इधर ऐसे कैसे इंग्लिश हिंदी ढूंढ रहे हैं।
कई बार तो इसी में उनके नंबर कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको शुरू में ही दिखा दे रहा हूं कि आप इस चीज के लिए तैयार रहें। फिर 9 में एक ही क्वेश्चन है, आंसर निकालना आपको 2 मिनट में। 10 में भी देखिए ए और बी है, और है तो या तो 10 का ए करें या बी करें, दोनों नहीं करने हैं। 11 में भी देखिए आप एक नंबर का है, 12 भी एक नंबर का है। फिर हिंदी आ गया, हिंदी से आगे बढ़ेंगे। अब एक नंबर वाले क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं हम। अब ये देखिए, ये एक नंबर के लिए कितना बड़ा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दे दिया आपको, तो आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा और फिर ए बी सी डी में से सही ऑप्शन चुनना होगा। 16, उसने बोला ही था 16 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो एक नंबर के हैं। अब 17 नंबर में देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहता है कैलकुलेट करिए जायना शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी है, जो भी कह रहा है, तो आपको ये कैलकुलेशन करनी है। 3 नंबर का है, मतलब 6 मिनट में हो जाना चाहिए। अब 18 में ए है और बी है। इंटरनल ऑप्शन का बच्चे एक ही फायदा होता है कि अगर आप ए और बी में दोनों में से जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हैं, जो आपको लगता है मैं ज्यादा बेटर सॉल्व कर सकता हूं, उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, वैसे तो मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको दोनों ही क्वेश्चंस आएंगे और आप दोनों ही बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको जिसमें लगे कि थोड़ा कम टाइम में बन सकता है, आप दोनों जानते हैं, दोनों बना सकते हैं, दोनों की प्रेजेंटेशन आपको पता है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा दोनों में कौन सा क्वेश्चन जल्दी बन सकता है, बना दो, वो टाइम सेव कर लो। इसी तरह से फिर देखिए 19 में भी और है, तो ये भी 6 मिनट में हो जाना चाहिए। अब अगर मैं 20 की बात करूं, ये भी 3 नंबर का है, 6 मार्क्स, सॉरी 6 मिनट। नाउ 21 क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का है, तो 8 मिनट्स, 4 इंटू 2, 8 मिनट्स में हो जाना चाहिए। नाउ 22 जो है बच्चे, ये भी 4 मार्क्स का है, 8 मिनट्स में हो जाना चाहिए। आप कहेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन 8 मार्क्स में कैसे होगा? होगा बच्चे, होगा। हम प्रैक्टिस करेंगे ना, स्पीड बनाएंगे, पहले सीखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर प्रैक्टिस करते करते स्पीड बढ़ जाएगी हमारी। फिर 23 देख लीजिए, ये देखिए ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब 12 मिनट्स। 24 देख लीजिए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 12 मिनट्स। 25 इसमें और की बातें हो रही हैं, यानी कि या तो ए या बी, लेकिन है 6 मार्क्स का, तो इसका मतलब 12 मिनट्स। इसी तरह से फिर 26 देखिए, और है 6 मार्क्स का, और ये भी 6 मार्क्स का, यानी कि 12 मिनट्स में हो जाना चाहिए। नाउ पार्ट बी, ऑप्शन 1, अगर आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। एमसीक्यू, और है तो कोई एक, एमसीक्यू, एमसीक्यू, एमसीक्यू के आंसर्स हैं 30, वही है असर्शन और रीजन वाला। ये शेड्यूल 3 वाला है, हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, नाउ 32, अच्छा ये कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। 32 हो गया। ना 33 4 मार्क्स का है, तो 8 मिनट्स में, और है तो कोई एक बनाना है बच्चों आपको। यहाँ भी देखिए 34 ए और बी दिया है। अच्छा, इसमें और नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट ऑप्शनल, क्योंकि इसमें और नहीं लिखा है कहीं, देखिए और वर्ड मिसिंग है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि और लिखा है कि नहीं लिखा। देखिए किस तरह से सीबीएसई ने गेम किया है, तो आपको बहुत तैयारी से जानी है बच्चों। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि और वर्ड है या नहीं है। अगर और वर्ड नहीं है तो फिर दोनों करना पड़ेगा, अब इसमें ए भी करना पड़ेगा, बी भी करना पड़ेगा। पहले जहां और लिखा होता था वहां या ए बोलता था मैं या बी बोलता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि और नहीं है,
तो यहाँ पे आपको ए भी करना पड़ेगा, बी भी करना पड़ेगा, और क्योंकि ये टोटल 6 मार्क्स का है तो आप ये समझ लिए कि ए पार्ट 3 नंबर का, बी पार्ट 3 नंबर का। तो 6 दूनी 12, यानी कि 6 मिनट में ये होना चाहिए, 6 मिनट में ये होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे हैं तो आपका पेपर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं लिया है तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले पार्ट को स्किप करेंगे आप, और आप किस पे आ जाएंगे, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पे। ठीक है, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में भी उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, एमसीक्यू एमसीक्यू, यहाँ देखिए और की बातें हो रही हैं। ये देखिए थियोरेटिकल क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, 6 मिनट्स में होना चाहिए, 6 मिनट में होना चाहिए, और 6 फीचर्स भी लिखने हैं, यानी कि हर 2 फीचर लिखने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, और आपको उसको एक्सप्लेन भी करना होगा। और कह रहा है यानी कि या तो ए या तो बी, और ये 34 फाइनली आपका 6 नंबर का यानी कि 12 मार्क्स का है। तो ये तो आप लोगों ने अभी तक डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना है या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ना है। मुझे अभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या पढ़ना है। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या शुरू करूंगा, पार्टनरशिप शुरू करूंगा। ठीक है बच्चों, तो पार्टनरशिप शुरू करेंगे हम लोग आज ही। पहले यहां तक बताइए, यहां तक हमने क्या सीखा ये बताइए जरा। यहां तक हमने सिंपल सी एक बात सीखी, पहला कि हमारा सिलेबस क्या है, दैट टू विद वेटेज ऑफ एवरी यूनिट, यानी कि पार्टनरशिप फर्म की कितनी वेटेज है जो कि 36 मार्क्स थी, कंपनी अकाउंटिंग की कितनी वेटेज है जो कि 24 मार्क्स थी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने की वेटेज थे, 20 मार्क्स की, जो कि एनालिसिस वाले के लिए 12 थी और कैश फ्लो के लिए 8 थी। तो ये हमने सीखा सिलेबस के साथ साथ। दूसरा, हमने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया। और इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके हमने क्या सीखा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, और एमसीक्यूज क्वेश्चन भी वैसे आते हैं जो कि सॉल्विंग वाले आते हैं, कुछ थ्योरी के भी क्वेश्चंस रहेंगे। एमसीक्यूज में आपको थ्योरी भी रहेंगे प्लस प्रैक्टिकल भी रहेंगे, यानी कि आपको सॉल्व करके फिर आंसर निकालना होगा। दूसरा, हमने देखा कि असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तीसरा हमने देखा कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। मतलब कि कुछ थ्योरी लिखने के लिए दे दिया है। एंड चौथा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का मतलब है बच्चों कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहां पे कि हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इन 4 चीजों से घिरा हुआ होगा। यही 4 चीजें आप पे अटैक करेंगे और आपको बहुत अच्छे से पढ़ के उनको डिफेंड करते हुए बहुत अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो अब आप जरा समझिए ये एमसीक्यू आप कैसे कर सकते हैं। आप एमसीक्यू तभी कर पाएंगे जब आपके पास कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट। कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास हर टॉपिक का, हर कॉन्सेप्ट का, तभी आपसे एमसीक्यू बनेगा। और साथ साथ प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं ना। दूसरा, असर्शन और रीजन का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग से बनेगा कि आप उस टॉपिक को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्लस इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि असर्शन क्या बोल रहा है,
और रीजन क्या बोल रहा है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये तीनों को समझ के आपका ये आंसर बनेगा। मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा, असर्शन रीजन कैसे करते हैं, आप उसके लिए टेंशन ना लें। तो मेनली अभी पहले ये दो बातें हुई। तीसरी बात, ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप हर टॉपिक का लेंगे ना, तो इसके साथ क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले तो प्रैक्टिस हम करेंगे ही करेंगे, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए होगी। और प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? बाय सॉल्विंग मैक्सिमम number of questions in classes itself। यानी कि क्लासेस में मैं ही आपके साथ मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, एक बात की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं बच्चों, कि जितने क्वेश्चंस मैं आपके साथ क्लास में करूंगा ना, जितने क्वेश्चंस, तो आपको शायद ही कहीं मिलेगा। यानी कि आप यूं समझिए कि जितने क्वेश्चंस रहेंगे वो सब के सब मैं क्लास में ही डील करता हूं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। सारे बच्चे अकेले अकेले मजा क्यों ले? मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुझे ना क्वेश्चंस बनाने में बड़ा मजा आता है, तो मैं आपको समझाऊंगा भी, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा भी। एक तो इसमें मेरा मजा है, और दूसरा आपके लिए जो फायदा है वो ये है कि जब तक मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा ना, आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं आएगी कि हर एक क्वेश्चन कई बार यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आता है। तो आपको कैसे, आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता चलेगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चंस को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे प्रेजेंटेशन होगी, कैसे एक एक अमाउंट ढूंढ के हम उसको फिट करेंगे, और कैसे फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या बैलेंस शीट या जो भी बोलेगा वो हम पार्टनर्स कैपिटल वो सब बनाएंगे। तो किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है ये आप तभी सीखेंगे जब मैं आपके साथ वो आपको समझा समझा के आपके साथ क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको अकेले अकेले मजा नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। और दूसरा ये है कि सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यही क्लास में करूंगा। होमवर्क बच्चे मैं देता नहीं हूं। होमवर्क में मैं सिर्फ ये बोलता हूं कि जो क्लास में करा उसकी प्रैक्टिस करो, ओनली डू द प्रैक्टिस। और कोई क्वेश्चन अगर एग्जैक्टली सेम होगा जो मैंने क्लास में करवा दिया, सिर्फ उसके फिगर्स चेंज होंगे, सारा कॉन्सेप्ट सेम है, सारे एंट्री सेम है, सिर्फ अमाउंट बदल रहा है, तो मैं बोलूंगा बच्चे इसमें ना अमाउंट सिर्फ बदल रहा है, क्वेश्चन मैंने करा ही दिया है, प्रैक्टिस कर लेना। फिर भी कोई दिक्कत आए तो बता देना, मैं फिर से सॉल्व कर दूंगा क्लास में। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से मैं आपको क्लासेस में पढ़ाऊंगा। मैं सबसे पहले आपको कोई भी कॉन्सेप्ट उठाऊंगा तो मैं पहले बुक को आप छोड़ दीजिए, बुक तो है ही, उसमें सारा कुछ लिखा होगा, लेकिन पहले मैं आपके दिमाग में एक पिक्चर जनरेट करूंगा कि हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद उसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके मैं खुद से कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाऊंगा। जब वो एग्जाम्पल हम कर लेंगे तब फिर हम लोग अपने बुक के क्वेश्चंस पे चलेंगे, जिनमें कि बड़े ही स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस और सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भरे मिलेंगे आपको। तो क्लास में पढ़ते पढ़ते ही आपके सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चीजों को आगे लेके चलेंगे। पहले बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहां तक? उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अब अगर यहां तक क्लियर है तो दो एक बात मेरी मान लीजिएगा। सबसे पहला तो बच्चों, अच्छी क्वालिटी का हेडफोन खरीद लीजिएगा, ताकि क्लासेस आप देखें तो आपको समझ में अच्छे से। बिना हेडफोन की क्लास मत करिएगा, इससे क्या होगा ना कि फोन से या पैड से, आपके आईपैड से या फिर आपके टैबलेट से या सिस्टम से आवाजें निकल के आएंगी ना, तो बहुत सारी और आवाजें भी सराउंडिंग की आपके कान में आते रहेंगी, तो आपका एक डिस्ट्रैक्शन बना रहेगा। आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए हेडफोन जरूरी है उसके लिए। और हेडफोन्स भी मैं सजेस्ट करूंगा कि वायर्ड वाला लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, क्लास करने से पहले आपकी कॉपी रेडी होनी चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, आपके पास स्केल होना चाहिए, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ने अलाउ कर दिया है। तो आपके पास एक बेसिक 6 फंक्शन 12 डिजिट कैलकुलेटर होना चाहिए, इस तरह का कुछ। क्योंकि बच्चे, मैं तो बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट कर नहीं पाता हूँ, तो मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा।
आप देख लीजिए आपको करना है कि नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है। मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा, ठीक है। और आपके पास क्या होना चाहिए, हाँ, आपके पास कॉपी तो रहेगी ही, बट आप क्योंकि ने नोट्स को प्रिंट आउट लेके पढ़ रहे होंगे, तो आपके पास ना स्टिकी नोट्स होने चाहिए बच्चों। तो आप बोलेंगे सर ये स्टिकी नोट्स क्या होते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, मैं भी यूज करता हूँ। ये देखिए ये स्टिकी नोट्स होते हैं बच्चों, ये इस तरह के ये स्टिकी नोट्स होते हैं। ये देखिए मैंने कुछ लिख रखा है इस पे, आपको शायद में भी दिख रहा होगा। तो ये जब मैं लिखता हूँ ना, जैसे कि मैं कोई बुक पढ़ रहा होता हूँ, कुछ पढ़ाई कर रहा होता हूँ, तो इसको ऐसे उखाड़ता हूँ और वहां पे चिपका देता हूँ। इससे क्या होता है कि बुक भी गंदी नहीं हुई और आपने वो पॉइंट को भी वहां पे लिख लिया। तो आप अगर सारी चीजें वहीं पे चिपका लेंगे ना, तो आपको फिर अलग से नोटबुक को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स आपके कंप्लीट रहेंगे, नोट्स में आपको कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैंने कुछ पढ़ाते हुए ऐसी बात बोली जो आपको लगता है कि नोट्स में नहीं लिखी है, बट आपको लगता है कि वो जरूरी है। अब आप उसको अगर कॉपी में लिख देंगे तो वो कॉपी में रखी रह जाएगी, फिर आप जब रिवीजन करेंगे तो वो मिलेगा नहीं आपको। तो इसीलिए बेटर इस तरह के स्टिकी नोट्स खरीद के रखिएगा और सीधा इसको वहां पे चिपका के और लिख दीजिएगा, तो आपके बुक में ही सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अगर ये बात हो गई बच्चों, तो अच्छे से पढ़िएगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे पढ़िएगा, बिना किसी टेंशन के पढ़िएगा। अगर आपने मेरे से 11th पढ़ लिया है तो आपको 12th में मेरे से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने 11th कहीं और से पढ़ा है और आप मेरे पास 12th पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है, तो पहले तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं चाहे 11th को पढ़ाऊं या 12th को पढ़ाऊं, बच्चा मुझसे पढ़ा है या किसी और से पढ़ा है, मैं यही सोच के पढ़ाता हूं कि बच्चे को कुछ नहीं आता है। भले ही वो मुझसे ही क्यों ना पढ़ा हो 11th में, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चा एकदम से इसको कुछ नहीं आता है, जीरो लेवल से इसको पढ़ाऊंगा। तो मैं बच्चों हमेशा जीरो लेवल से शुरू करता हूं और आपको एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाऊंगा, जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके लेवल पे जरूरी है वहां तक लेके जाऊंगा, ठीक है। तो आप इस बात के लिए अश्योर्ड रहिए कि सर आपने पहले कुछ बता रखा है तो हम आपके वे ऑफ टीचिंग में कंफर्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, आप उसके लिए रेस्ट अश्योर्ड रहिए। इसलिए तो मैं ये वीडियोस वगैरह पहले आपको दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये कंफर्टेबल रहेंगे आप, तो बिल्कुल आप आइए क्लासेस करिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, और उन बच्चों से खास रिक्वेस्ट है जो कि 11th मुझसे नहीं पढ़े हैं। तो आप बोलेंगे सर क्या है, क्या होता है ना बच्चों की, जिन्होंने मुझसे 11th पढ़ा है वो तो मेरे टीचिंग स्टाइल में रम गए हैं। अब आपने कहीं और पढ़ा, और बच्चों हर टीचर का ना एक यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग होता है। हर टीचर वही एंट्री सेम एंट्रीज दिलवाते हैं और सब सही पढ़ाते हैं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, वही सेम एंट्री सब डलवा रहे हैं, वही सेम लेजर सब बनवा रहे हैं। लेकिन हर किसी का ना बच्चों पढ़ाने का तरीका, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, किसी कॉन्सेप्ट को अप्रोच करने का तरीका, ये सबका अलग अलग होता है। ऐसे ही जैसे सबका अलग होता है तो मेरा भी अलग है। तो आप अगर ये सोच के हैं कि मेरे सर ऐसे पढ़ाते थे, सर आप भी वैसे पढ़ाओ, तो बच्चे ये नहीं हो पाएगा। आप मेरे पास आए हैं तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से डेवलप करनी पड़ेगी, मैं आपके हिसाब से चेंज नहीं करूंगा। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप आराम से पहले समझें, मेरे पढ़ाने के तरीके को एब्जॉर्ब करें माइंड में कि मैं कैसे लेके आपको चल रहा हूं आगे। और एक बार आप मेरे फ्लो में रम गए ना बच्चे, फिर आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर यहां तक बातें क्लियर हैं तो अब हम बुक पर चलेंगे। बोलिए, क्या हम लोग आगे बढ़े, बुक पे चले और पढ़ना शुरू करें? चलिए फिर तो आगे बढ़ते बच्चों। तो ये रहा आपका अकाउंटेंसी का बुक, जो कि आपको लेक्चर्स के साथ मिल जाएंगे और हर यूनिट के साथ, मतलब हर चैप्टर के साथ आपको उस चैप्टर का मिल जाएगा। अब इस बुक में खास बात क्या है, जरा मैं आपको पहले 2 मिनट वो बता देता हूं।
कि आपको इस बुक को पढ़ना कैसे है। हालांकि वो तो क्लास में मैं ही बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इस बुक में मैंने आपके लिए सब कुछ डाल दिया है फुल्ली। पहला बोल दे रहा हूं, फुल कॉन्सेप्ट कवरेज है इसमें। बच्चों किसी भी एक कॉन्सेप्ट का ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो मैंने छोड़ा है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करनी है मुझे किसी टॉपिक में, तो उस टॉपिक में जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो मैं खुद ही आपको हर एक चीज समझाऊंगा। और जो हर एक चीज समझाऊंगा ना, वो हर एक चीज पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट्स में आपको वहां पे लिखी मिलेगी। तो आपको सिर्फ समझना है मेरे साथ। पहले मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझना है, आपको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी आपके हाथ में होंगे। ठीक है। दूसरी चीज बच्चों, जो ये बुक है ये कंप्लीटली पिक्टोरियल है एंड इसका कुछ कलर कॉम्बिनेशन है। पिक्टोरियल इसलिए है ताकि कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाने में मुझे इजी रहे। कई बार क्या होता है ना कि पिक्टोरियल चीजों को आपको समझने में इजी होती है। ठीक है। तो इसलिए मैंने बहुत ही अच्छे से पिक्टोरियल ही बनाया है सब कुछ। और कलर कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो देखिए, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वो आपको इटैलिक्स में मिल जाएंगी, कई बार बोल्ड्स में मिल जाएंगी। कुछ चीजें जो आपको आंसर राइटिंग स्किल जब मैं सिखा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको लिखे हुए मिलेंगे। कुछ तो मैं लिखाऊंगा क्लास में और कुछ वहां पे आपको लिखे मिलेंगे। तो आपको प्रॉपरली किन चीजों को एग्जाम में अंडरलाइन करना है, दैट इज हाईलाइट करना है, वो भी मैंने कर दिया है। किस तरह से लिखना है वो भी मैंने लिख दिया है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए बच्चों, ये बुक जो है ना, ये आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं लगती है पड़ेगी, बट स्टिल अगर आप इसके अलावा और भी कुछ पढ़ते हैं और मेरे से ही क्लासेस कर रहे हैं, तो बिंदास फ्री होके जो नंबर मैं प्रोवाइड करूंगा उस पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी बुक का पूछ सकते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही चाहूंगा कि हो सकता है जिस बुक का आप डाउट पूछ रहे हो मेरे पास हो या ना हो, तो आप मुझे वॉइस मैसेज जब भेजेंगे व्हाट्सएप पे, मैं नंबर दे दूंगा आपको। वॉइस मैसेज जब आप भेजेंगे तो उसका पीडीएफ या फिर फोटो क्लिक करके मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है। और विद इन 24 आवर्स मैं आपका सॉल्व करके भेज दूंगा अच्छे से। और उस सॉल्यूशन को मैं अपने वॉइस मैसेज में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारी बातें होंगी। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए फिर, तो अब हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं बच्चों।